Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 2 from your English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. In my previous video, I have already explained about half of the same chapter. तो पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि लेखिका जो होती है अनीस जंग, वो मुकेश नाम के एक और बच्चे का जिक्र करती है। वो बच्चा और उसका पूरा परिवार फ़िरोज़ाबाद शहर में कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग में काम कर रहे होते हैं और बहुत हार्ड और मेहनत से भरा हुआ पॉवर्टी वाला, गरीबी वाला जीवन जी रहे होते हैं। तो उस बच्चे मुकेश, जिसकी इच्छा होती है अपनी खुद की कार का मालिक बनने की, उसके बारे में लेखिका बताती है। अब उससे आगे जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर लेखिका कहती है, मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम। मुकेश का परिवार ऐसे ही लोगों में से एक है जो लोग फ़िरोज़ाबाद में कांच को पिघलाकर, गलाकर, सांचे में ढालकर चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में लगे हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. लेखिका कहती है कि उन लोगों में से कोई भी ये नहीं जानता कि ये कांच को पिघलाने वाली बहुत ऊंचे तापमान वाली भट्टियों पर काम करने वाले बच्चों से काम करवाना, कांच को गलाने वाली ऊंचे तापमान वाली भट्टियों पर बच्चों से काम करवाना, ये चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, ये एक अपराध है। और काली कोठरी, बिल्कुल भट्टियों के आसपास के वो कमरे धुएं से काली कोठरी जैसे हो जाते हैं, जिसमें हवा नहीं होती, रोशनी नहीं होती, ऐसी जगह बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। और अगर कानून को बलपूर्वक लागू कर दिया जाए तो इससे मुकेश और उसके जैसे 20,000 अन्य बच्चे जो है इन गरम तपती हुई भट्टियों पर काम करने से आज़ादी पा सकते हैं। ऐसी भट्टियाँ जहाँ पर वो अपने दिन के पूरे घंटे जो है अब काम करते हुए बिता देते हैं और अपनी आँखों की रोशनी धीरे धीरे खो देते हैं। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। लेखिका कहती है कि मुकेश की आंखों में चमक आ गई जब उसने मुझे अपने घर ले जाने की इच्छा जताई और गर्व से मुझे ये बता रहा था कि उसका घर जो है दोबारा से उसमें नवीनीकरण का कुछ कार्य हो रहा था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. लेखिका कहती है कि हम लोग, मैं और मुकेश, बदबूदार गलियों में से होकर और बदबूदार गलियां और कचरे कूड़े के ढेरों के आसपास से होते हुए, सकरी हुई गलियों में से होते हुए, घरों में से सकरी गलियों में से, घरों में से होते हुए, ऐसे घर जो कि टूटी फूटी जर्जर दीवारों वाले और कच्ची झोंपड़ी और खुले छप्परों वाले घर थे, जिनमें हिलते डुलते लचर से डांवाडोल होते हुए से दरवाजे थे। तो ऐसी टूटी फूटी झोपड़ियाँ, छप्पर वाले डांवाडोल होते दरवाजे जिनमें खिड़कियाँ नहीं थी, और बहुत सारे लोगों की भीड़, और लोगों के साथ साथ उन सकरी गलियों और घरों में जानवरों की भीड़, साथ साथ ऐसे रह रहे जैसे अति प्राचीन समय में इंसान और जानवर साथ साथ एक ही जगह रहते थे। ऐसी गलियों में से होते हुए हम जाने लगे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। मुकेश एक घर के पास, ऐसे ही एक घर के पास जाकर रुक जाता है और
अपने पैर से एक लचर से डावाडोल से होते हुए दरवाजे को जोर से ठोकर मारते हुए धकेलते हुए खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। लेखिका कहती है कि हम उस झोंपड़ी नुमा मकान में घुसे जिसके एक भाग में जो है सूखी घास के छप्पर से बना हुआ छत सी थी और एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा था जिस पर एक बड़े से बर्तन में खूब सारी पालक जो है वो बड़ी ही तेज आंच पर उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर बड़ी बड़ी थालियों में और काफ़ी सारी कटी हुई सब्जियां रखी थीं। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर सी नौजवान महिला जो है वो पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और आँखों में धुआं सा भरा हुआ और धुएं से आंसू से आ गए उन आँखों से देखती हुई वो हमें देखकर मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो जो नवयुवती थी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो लेखिका कहती है कि वो महिला ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी, कम उम्र की ही थी, लेकिन उसने अब उस घर में बहू वाला सम्मान उसे मिलने लगा था। और उस घर की बहू जिस घर में मुखिया के रूप में 3 आदमी थे, उस महिला का पति और उस महिला का देवर मुकेश और उन दोनों के पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। लेखिका कहती है कि जब घर का बड़ा सदस्य यानी मुकेश और उसके बड़े भाई का पिता घर में एंटर हुआ तो वो बहू जो थी मुकेश की भाभी, वो एक टूटी हुई सी दीवार के पीछे जाकर उसने खुद को छुपा लिया और अपना घूंघट अपने चेहरे पर ढक लिया। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की प्रथा होती है, प्रथा की मांग होती है कि घर के बड़े पुरुष सदस्यों के सामने घर की बहुएं जो हैं वो चेहरे पर घूंघट रखेंगी, उस हिसाब से उसने भी अपने चेहरे पर घूंघट रख लिया। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पर इस मुकेश के मामले में वो जो घर का बड़ा सदस्य था वो एक दरिद्र चूड़ी बनाने वाला कारीगर था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। कह रहे हैं बहुत लंबे वर्षों से मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद पहले तो वो घर का मुखिया यानी मुकेश का पिता टेलर के रूप में काम करता था, दर्जी था, फिर उसके बाद में चूड़ी बनाने वाले कारीगर के रूप में काम करने लगा। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी वो जो है उस मकान का नवीनीकरण करवा पाने में नाकाम रहा था। अपने दोनों लड़कों यानी मुकेश और उसके बड़े भाई को स्कूल भेजने में नाकाम रहा था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम व्हाट ही नोज़, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो जो कुछ अब तक अपने जीवन में कर पाया था वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए यानी मुकेश और उसके बड़े भाई के लिए, वो सिर्फ इतना था कि जो कुछ वो जानता था वो उन्हें सिखा पाया था, यानी चूड़ी बनाने की कला वो अपने बेटों को मुकेश और उसके भाई को सिखा पाया था। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की दादी अपने बेटे यानी मुकेश के पिता के बारे में बताते हुए बोलती है
कि ये तो इसका करम है, इसका नसीब है। और जो है मुकेश की दादी ने अपने पति को यानी मुकेश के दादाजी को भी चूड़ियों के कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते करते लंबे समय तक अपनी आंखें खो देने और अंधे हो जाने का पूरा जो है दुर्भाग्य मुकेश की दादी ने अपनी आंखों से देखा था। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। दादी ये संकेत में बताती है कि क्या भगवान के द्वारा दी हुई वंशावली जो चली आ रही है पीढ़ियों से, क्या वो काम वंशावली वो टूट सकती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। तो कह रहे हैं चूड़ी बनाने वाले लोगों की जाति में, परिवार में जन्म लेने पर उन लोगों ने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा था। अपने घर में चूड़ियाँ, आंगन में चूड़ियाँ, हर एक प्रत्येक दूसरे मकान में चूड़ियाँ, हर दूसरे आंगन में चूड़ियाँ, फिरोज़ाबाद की हर सड़क पर चूड़ियाँ। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। कह रहे हैं, लेखिका कहती है कि चूड़ियों के गोल गोल लच्छेदार जो है गुच्छे, वो सुनहरे रंग के, धान जैसे हरे कलर के, रॉयल ब्लू कलर, पिंक कलर, बैंगनी जामुनी कलर और हर एक कलर जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने होते हैं, उन हर एक रंगों की चूड़ियों के गोल गोल गुच्छे जो हैं वो फिरोज़ाबाद में हर जगह बड़े बड़े टीले से बनाकर ठेलों पर रखे रहते हैं। ऊंचे ऊंचे ढेर से टीले से बनाकर यहाँ वहाँ आंगनों में बिखरे हुए पड़े रहते हैं। हाथ से लुढ़काने वाले, हाथ से धकेले जाने वाले ठेले, जिनको नवयुवक नौजवान लोग ठेलों पर लाद लाद कर ले जाते हैं। और ये गरीबों की बस्ती वाले ये फिरोज़ाबाद की हर एक गलियों में फेरी लगा लगा कर घुमा कर बेचते हैं। तो ऐसे हर जगह चूड़ियाँ दिखती हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। और काली अंधेरी झोंपड़ियों में टिमटिमाते जो दिए होते हैं या टिमटिमाते जो लैंप होते हैं, उनकी मध्यम सी अंधेरी रोशनियों में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के पास बैठे कांच के टुकड़ों को, गोल गोल कांच के टुकड़ों को वेल्ड करके, आपस में जोड़कर चिपकाकर वेल्ड करके गोल गोल चूड़ियाँ बना रहे होते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी आँखें जो हैं बाहर के उजले प्रकाश के बजाय वो भट्टियों में और घरों में काम करने वाले मध्यम हल्की रोशनी वाले अंधेरों के हिसाब से उनकी आँखें ज़्यादा ढल चुकी हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसीलिए वो बच्चे बड़े होते होते, वयस्क होते होते अक्सर अपनी आँखों की रोशनियाँ खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता एक नवयुवती जो कि एक नीरस गुलाबी कलर की ड्रेस पहने अपनी घर में जो है एक बड़ी महिला के पास बैठी हुई कांच के पीसेस को सोल्डरिंग का काम यानी कि चिपकाने का, जोड़ने का काम करती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। लेखिका कहती है कि उसके हाथ, वो सविता के हाथ बड़े ही यांत्रिक तरीके से, मशीनी ढंग से, जैसे मशीन के चिमटे जल्दी जल्दी चलते हैं ऑटोमेटिक काम करने वाले, वैसे चल रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन चूड़ियों को बनाने में ये मदद करती है उन चूड़ियों का महत्व क्या है, उनकी पवित्रता क्या है, उसके बारे में भी क्या इस नवयुवती सविता को पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग
ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होती हैं चूड़ियाँ, और शादी में जो है शुभकारी काम का प्रतीक होती हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red wheel, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists। और ये बात अचानक से वो महिला को दिखाई देगी एक दिन, जब वो उसके सिर पर लाल रंग का चुनरी, लाल रंग की घूंघट जो है उसका सिर उससे लिपटा होगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी की रंगत होगी और उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ होगी। यानी जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी तब उसे उन चूड़ियों का महत्व समझ में आएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। और बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे सविता के पास जो बूढ़ी महिला बैठी हुई थी और वो कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी, वैसी ही अब सविता भी एक दिन बन जाएगी, तब उसे चूड़ियों का महत्व, उसकी पवित्रता पता चलेगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। लेखिका कहती है कि सविता के हाथों में अब भी चूड़ियाँ तो हैं, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और सविता जो है एक आँखों में आंसू भरे और चेहरे पे हल्की खुशी के भाव लिए बोलती है कि जीवन में एक वक्त भरपेट शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. लेखिका कहती है कि सविता जो थी महिला, उसने अपने जीवन में एक बार का भरपेट स्वादिष्ट खाना भी नहीं खाया था और ये ही था कि उसने अपने इंटायर लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में अब तक जो उसने जो भी कोई फसल बोई या कर्मों की फसल बोई और उसको काटा, बस उसको यही अब तक मिला था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। ये लेखिका बात कर रही है सविता के पास जो बूढ़ी औरत बैठी थी उसके बारे में, कि उसने अपने जीवन में एक टाइम ढंग से खाना भी नहीं खाया और उसने अपने जीवन में जो कुछ पाया बस वो यही सब था। और उसका पति, उस बूढ़ी महिला का पति जो कि एक बूढ़ा आदमी और उसकी दाढ़ी जो है नीचे तक, चिन से नीचे तक लटकती हुई, वो उसका बूढ़ा पति कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। अब तक जो कुछ मैंने किया है बस वो सिर्फ अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान बनवा पाया हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैज़ फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसकी बात सुनने पर किसी को आश्चर्य होगा कि उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ उतना ही पाया है जो कई लोग पाने में नाकाम हो गए हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और क्या पाया उसने कि बस उसके सिर पर अपनी खुद की एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। और कह रहे हैं कि अपने चूड़ियों के व्यवसाय को चला पाने के अलावा और कोई दूसरा काम करने लायक उनके पास पैसा ना होना और यहाँ तक कि पर्याप्त खाने लायक भी पैसा ना होना, ये बात वहाँ हर घर में दस्तक देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो फिरोज़ाबाद में जो नवयुवक हैं वो अपने बड़े बूढ़े लोगों का जो शोक रहा है, जो उनका दुख से भरा जीवन रहा है, वही नवयुवकों के जीवन में भी इको करता है, वही उनके जीवन में भी गूंजता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ बहुत ना के बराबर ही कोई परिवर्तन हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और वर्षों की बेहद उबाऊ और उदासीन जो है मेहनत मशक्क़त ने उन लोगों की सपने देखने की क्षमता या कोई नया काम करने या सपने देखने की पहल को ख़त्म कर दिया
मार दिया था। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इंटू अ कोऑपरेटिव? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. लेखिका कहती है कि मैंने एक नौजवानों के एक समूह से पूछा, उन नौजवानों के समूह से जो कि शातिर किस्म के व्यापारियों और मध्यस्थों के हाथों बुने गए जाल में फंस चुके थे, और उन नवयुवकों के पिता और उनके पूर्वज भी बड़े ही शातिर मध्यस्थों, दलालों के हाथों पिस कर अपना भविष्य खराब कर चुके थे। ऐसे नवयुवकों के एक ग्रुप से, समूह से मैंने पूछा कि आप लोग अपनी खुद की कोई साझे में पूंजी इकट्ठी करके कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई सहकारी समिति आदि क्यों नहीं बनाते, कुछ खुद का कोई व्यापार क्यों नहीं करते? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो लेखिका कहती है, वो जवाब देते हैं कि अगर हम लोग संगठित हो भी गए तो हम लोग उन लोगों में से रहेंगे जिन्हें पुलिस मारेगी, घसीटेगी, पीटेगी और कुछ अनुचित या इलीगल काम करने के फर्जी या झूठे आरोप में ले जाकर जेल में ठूंस देगी। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उन लोगों में कोई लीडर या नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सकता कि वो चीज़ों को अलग तरीके से देख सकें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता लोग भी उतने ही थके हुए थे जितने वे लोग थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और वे लोग कभी ना ख़त्म होने वाली एक घुमावदार कभी ना ख़त्म होने वाली एक निराशा से भरी बातें करते हैं, जो बातें गरीबी, उदासीनता, लालच या अन्याय की ओर जाती हैं, गोल गोल घूमते हुए। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. लेखिका कहती है कि उन लोगों की बातें सुनते सुनते मैंने दो अलग अलग प्रकार की दुनिया, वहाँ फिरोज़ाबाद में और वहाँ कांच की चूड़ियों में संलिप्त जो है, कांच की चूड़ियों के व्यापार में लिप्त परिवारों के दो अलग अलग पहलू दुनिया, दो अलग अलग प्रकार की दुनिया मैंने उनकी देखी। एक ऐसी जो गरीबी के जाल में उलझी हुई है और जिस जाति में वो जन्म लिया है उन्होंने, चूड़ी बनाने वालों की, उसके जाति के काम के बोझ तले दबी हुई। और एक और दूसरी दुनिया क्या देखी कि एक और उनकी दूसरी दुनिया जो कि शातिर जो है, शातिर एक घेरे में घिरी हुई है, साहूकारों, दलालों, पुलिस वाले, कानून के रखवाले और अफसरशाह, नौकरशाह लोग, नेता लोग, इन लोगों के जो है चंगुल में फंसे हुए, शातिर घेरे में फंसे हुए लोग। तो ऐसी इनकी दो अलग अलग मैंने दुनिया देखी। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और लेखिका कहती है कि ऐसे लोगों ने, कानून के रखवाले, पुलिस वाले, दलाल, मध्यस्थ, साहूकार, नेता लोग, इन लोगों ने बच्चों के ऊपर, इन छोटे बच्चों के ऊपर काम का ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो कभी उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो इन सब बातों से जागरूक हों, वो इन सब बातों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे उनके पिता अब तक अपने जीवन में स्वीकार करते आए हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डियर। और इसके अलावा, कांच की चूड़ियों के काम के अलावा और कुछ करना या सोचना उनके लिए ऐसा है जैसे कोई और काम का दुस्साहस या साहस करना, ऐसी बात है। एंड डियरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और
साहस करना या दुस्साहस करना उनके बढ़ने, उनके जीवन के बड़े होने बढ़ने का भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेखिका कहती है कि जब मुझे इसकी एक हल्की सी झलक मुकेश में दिखाई दी, किसकी, कि कुछ नया करने या कुछ अलग हटके, चूड़ियों के कारोबार से अलग हटके कुछ नया करने का साहस करने की झलक जब मुझे मुकेश में दिखाई दी, महसूस हुई, तो मैं बहुत ही हर्षित हुई, मैं बहुत खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। मुकेश दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो किसी गैरेज में जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक ही इंसिस्ट्स। लेखिका कहती है कि लेकिन गैरेज तो मुकेश के यानी तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो वो जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैदल चल के इतनी दूर चला जाऊंगा और फिर सीखूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट। लेखिका पूछती है मुकेश से कि क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना देखते हो? मुकेश ये बात सुनकर अचानक शांत हो जाता है। नो ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। मुकेश अचानक से मना करता है कि नहीं, और वो शर्मिंदगी के साथ, ऐसी शर्मिंदगी जो कि अफसोस या पछतावे में नहीं बदली, ऐसी शर्मिंदगी के साथ नीचे ज़मीन पर देखते हुए, बुदबुदाते हुए बोलता है कि नहीं, हवाई जहाज़ चलाने का सपना नहीं देखता मैं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो मुकेश जो है वो तो उन कारों के ही सपने देखकर संतुष्ट है जो कारें वो अपने शहर की गलियों में तेज़ी से आते जाते देखता है, उन्हें देखकर ही संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। क्योंकि लेखिका कहती है कि फिरोज़ाबाद के ऊपर से ना के बराबर ही एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ उड़ते हैं। तो उसने, मुकेश ने हवाई जहाज़ों को कभी देखा नहीं, तो इसलिए उसने उनके कभी सपने भी नहीं देखे, उनके बारे में सोचा भी नहीं। तो यहाँ पे आकर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.